नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में हम सीधे एक बेहद अहम मुद्दे पर बात करेंगे। बिहार के शिक्षकों के लिए मई 2026 के वेतन भुगतान से जुड़ा नया आदेश। आखिर हर महीने सैलरी आने में देरी क्यों होती है और शिक्षा विभाग ने इसे सुधारने के लिए क्या नया नियम निकाला है। आइए बिना किसी देरी के इसे डिकोड करते हैं। खैर, सीधे मुद्दे पर आते हैं। आखिर ये सैलरी हर महीने लेट क्यों होती है? मतलब पूरे महीने जी तोड़ मेहनत करने के बाद अगर तय समय पर खाते में पैसे न आए तो पूरी आर्थिक व्यवस्था ही डगमगा जाती है। सरकारी फाइलों की धीमी चाल तो जग जाहिर है, लेकिन इसका असल कारण क्या है? किसी भी समाधान तक पहुंचने के लिए पहले इस जड़ को समझना जरूरी है। यहाँ एक बहुत बड़ी विसंगति देखने को मिलती है। एक तरफ ऐसे जिले हैं जहाँ काम एकदम रॉकेट की स्पीड से होता है और सैलरी बिल्कुल टाइम पर आ जाती है, लेकिन दूसरी तरफ कुछ जिले ऐसे हैं जहाँ फाइलें अटक जाती हैं और भुगतान लगातार लटकता रहता है। यही असंतुलन पूरे राज्य के शिक्षकों के लिए भारी निराशा की वजह बनता है। भाग 1, देरी के मुख्य कारण और प्रशासनिक बाधाएं। अधिकारियों की रिपोर्ट खंगालने पर मुख्य रूप से दो बातें सामने आती हैं। पहला, प्रधानाध्यापकों द्वारा तय समय सीमा के भीतर उपस्थिति रिपोर्ट जमा ना कर पाना, और दूसरा, कुछ मामलों में त्रुटिपूर्ण या गलत अनुपस्थिति रिपोर्ट का आगे भेजा जाना। ये दोनों ही चीज़ें पूरे पेरोल सिस्टम में एक तरह का ब्रेक लगा देती हैं। तो यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये कोई सुनी सुनाई बात नहीं है, बल्कि प्रशासन की एक लगातार आने वाली शिकायत है। जब स्कूल के स्तर पर ही हाजिरी का ब्यौरा आगे बढ़ने में देरी होगी तो जाहिर है कि प्रखंड और जिला स्तर पर भी काम अटकेगा ही। दरअसल ये एक चेन रिएक्शन है। एक जगह फाइल रुकी तो पूरे जिले की सैलरी कई दिनों के लिए लटक गई। इसके अलावा एक और संवेदनशील मामला सामने आया है। रिपोर्ट के मुताबिक कुछ मामलों में आपसी दुर्भावना या अन्य व्यक्तिगत कारणों से जानबूझकर गलत अनुपस्थिति विवरण भेजी जाती है। हम यहाँ पूरी तरह निष्पक्ष होकर सिर्फ प्रशासनिक तथ्यों की बात कर रहे हैं, लेकिन समझने वाली बात यह है कि इन गलतियों को सुधारने के चक्कर में जो अतिरिक्त समय लगता है उससे पूरी व्यवस्था ठप पड़ जाती है। भाग 2, नई समय सीमा और पटना से आया नया आदेश। चलिए देखते हैं कि ये नई व्यवस्था कैसे आगे बढ़ती है। अब इस पूरी कागजी कार्यवाही को काफी सीधा और जवाबदेह बना दिया गया है। चरण 1, प्रधानाध्यापक अपनी रिपोर्ट सीधे प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को सौंपेंगे, और फिर चरण 2, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी उस रिपोर्ट को जांचकर जिला शिक्षा कार्यालय तक पहुंचाएंगे। एकदम स्पष्ट रास्ता, जहां सबकी जिम्मेदारी पहले से तय कर दी गई है। अब यहाँ सबसे ध्यान देने वाली बात है एक खास तारीख, महीने की 20 तारीख। ये इस नए सिस्टम की पहली और सबसे अहम डेडलाइन है। हर महीने की 20 तारीख तक बिना किसी बहाने के सभी हेडमास्टर्स को शिक्षकों का अनुपस्थिति विवरण प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को हर हाल में देना ही होगा। इसमें किसी भी तरह की कोई छूट नहीं है। और इसकी ठीक बाद आती है दूसरी सबसे क्रिटिकल डेट, महीने की 25 तारीख। 20 तारीख को रिपोर्ट मिलने के बाद प्रखंड स्तर के अधिकारियों के पास सारा डेटा प्रोसेस करके जिला शिक्षा कार्यालय भेजने के लिए सिर्फ 5 दिन का समय होगा। मतलब 25 तारीख वो आखिरी दिन है जब जिले के पास पूरे महीने का 100% सटीक डेटा होना ही चाहिए। इस पूरे टाइमलाइन को अगर एक साथ जोड़कर देखें तो तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाती है। महीने की शुरुआत में उपस्थिति दर्ज होती है, फिर 20 तारीख को डेटा प्रखंड स्तर पर पहुंचता है, 25 तारीख तक वही डेटा जिला स्तर पर फाइनल कर लिया जाता है। और इन सब का अंतिम लक्ष्य क्या है? महीने के अंत में बिना किसी लाल फीताशाही के बिल्कुल समय पर सैलरी का भुगतान। अब सवाल है कि इस पूरे सिस्टम का असल फायदा क्या है। देखिए, जब तक इन दो कड़े नियमों यानी 20 और 25 तारीख की डेडलाइन का सख्ती से पालन नहीं होगा, तब तक पुरानी विसंगतियां खत्म नहीं होंगी। इस नई समय सीमा को लागू करने का सीधा और एकमात्र मकसद यही है कि हर महीने का वेतन बिना किसी अनिश्चितता के एकदम तय समय पर बैंक खातों में पहुंच जाए। अंत में ये एक बहुत बड़ा सवाल हमारे सामने छोड़ जाता है। क्या कागजों पर बना ये नया और सख्त नियम जमीनी स्तर पर वेतन में होने वाली देरी को हमेशा के लिए खत्म कर पाएगा? क्या वाकई इन कड़े निर्देशों से इस पुरानी समस्या का कोई स्थायी समाधान निकलेगा? खैर, ये तो प्रशासन की सख्ती और आने वाला वक्त ही बताएगा। आज के इस एक्सप्लेनर में बस इतना ही। इस पूरी प्रक्रिया के नतीजों पर हमारी नजर बनी रहेगी।